तो हम पढ़ रहे थे थर्ड लॉ, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम। तो द्वितीय जो नियम है गति का द्वितीय नियम, उसमें मैंने आपको बताया कि जो गति का द्वितीय नियम वो कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला बल या फोर्स है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण इनके गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल कहाँ पर देखते हैं? एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि अगर मैं किसी जैसे कि कोई खिलाड़ी है, अगर वो कैच करना चाहता है किसी बॉल को, तो वो क्या करेगा, जब बॉल आएगी तो क्या करेगा, अपने हाथों को पीछे खींचेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन में कमी आएगी तो इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो कम होगा, और इसका मतलब है कि हाथों पर खिलाड़ी की क्या होगा, चोट नहीं लगेगी, यानी दर्द नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दो बॉल दूं, एक नॉर्मल क्रिकेट वाली बॉल और दूसरी टेनिस वाली बॉल, तो ज़्यादा आसान कैच करना किसको होगा? जाहिर सी बात है कि टेनिस वाली बॉल को। क्यों? क्योंकि उसका जो है मास वो है वो कम है, और जिसका मास कम होगा इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो भी कम होगा, और इसका मतलब उससे हाथों में चोट नहीं लगेगी, है ना। इसी प्रकार हम और क्या एग्जांपल देखते हैं इसमें द्वितीय नियम में। हाँ, एक और एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम अगर दो प्रकार के फर्श होते हैं जो हमारे घर में गांव में होते हैं, वो होते हैं मिट्टी के फर्श, और जब यहाँ पर हमारे जो फर्श होते हैं वो उसमें टाइल्स लगी होती है, तो दोनों में अगर हम गिरते हैं तो अंतर क्या होता है? मिट्टी के फर्श में गिरने पे हमें चोट बहुत कम लगती है, लेकिन वहीं अगर हम इसमें टाइल्स में गिर जाते हैं तो हम पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, हमारा फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो उसका भी रीज़न क्या है? मास ही है। क्योंकि जब हम ये इसमें गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, मास तो है प्लस एक्सेलरेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर फोर्स बढ़ जाता है, और इस कारण से ज़्यादा हमें चोट लगती है। जबकि मिट्टी में चूंकि एक्सेलरेशन कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है फोर्स भी कम हो जाएगा और हमें चोट कम लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम के अंतर्गत एक और एग्जाम्पल भी है, जिसके अंतर्गत जैसे हम अगर हमें कील को गहराई तक ठोकना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े हथौड़े का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे हथौड़े से नहीं होगा ना, बड़े हथौड़े, इतना बड़ा वाला हथौड़ा लाएंगे और उससे करते हैं। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि जो बड़ा हथौड़ा है उसका एम जो मास है वो ज़्यादा होगा, और जब मास ज़्यादा होगा तो वो बल भी ज़्यादा लगाएगा, और इस कारण से कील आसानी से ठुक जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि किसके बारे में बताता है? फोर्स या बल के बारे में बताता है, जो कि किसी वस्तु पर लगने के मास और उसके एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। और जो ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी आपको पता है कि बल का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब अंतिम जो है वो है न्यूटन का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो तृतीय नियम है वो तो हम काफी बार पढ़ते आए हैं और काफी इजी भी है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। तो ये क्या कहता है थर्ड लॉ? कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो जब किसी चीज पर क्रिया करती है तो उसको ठीक उसके बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती, वैसे ही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और जो ये लॉ है ये न केवल इसमें फिजिक्स में बल्कि ये जीवन में भी लागू होता है। हम किसी के साथ जिस तरीके का व्यवहार रखते हैं, जिस तरीके से हम उसके बारे में थॉट्स रखते हैं, डील करते हैं, उसी प्रकार से वह इंसान भी हमारे बारे में सोचने लग जाता है और व्यवहार करने लग जाता है। तो वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया है भाई। जैसे आप लोगों से व्यवहार रखोगे वैसे ही वो आपके प्रति भी हो जाएंगे। जैसा आप अपने आप को बनाओगे वैसे ही दूसरे आपको आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही दूसरा आपके साथ करने लग जाएगा। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जैसे कि अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो इसमें दिया जाता है वो है रॉकेट का, है ना। जैसे ही रॉकेट में हम आग लगाते हैं, नीचे उसकी गैसें होती हैं, वो गैसें क्या होती हैं, जलती हैं और फोर्स से नीचे आती हैं। तो जब वो गैसें नीचे आती हैं तो वो ठीक उतना ही विपरीत दिशा की तरफ क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं ऊपर की तरफ, और इस कारण से रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो रॉकेट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पे चलता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कारण है कि ऊंची बिल्डिंग से गिरने पर हमें चोट लगती है और हमारी डेथ भी हो सकती है? तो उसका कारण वही है कि जब हम ऊपर से, सबसे ऊपर से ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं तो हम ऊपर से जो है एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं, और क्या होता है, हमारी जो प्रक्रिया है वो धरती पर या पृथ्वी पर बहुत तीव्र होती है। तो जब हमारी क्रिया पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी नीचे से उतनी ही ज्यादा होती है, और इस कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें चोट लगती है, ठीक है ना। तो ये है, क्रिया जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया होती है। ऐसी अगर हमें बात करूं कि जैसे गन, बंदूक, मैंने तो नहीं चलाई है, लेकिन बंदूक चलाते हुए आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि जैसे ही हम बंदूक को चलाते हैं तो हमें एक पीछे की तरफ को झटका महसूस होता है। तो वो झटका भी क्या है, वो प्रतिक्रिया ही है, गोली आगे की तरफ गई और उसका झटका पीछे की तरफ को महसूस हुआ, ठीक है। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल काफी हैं, और तो ठीक है। तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे आप कभी राफ्टिंग में गए हो, बोटिंग वगैरह के लिए कि आओगे, यहाँ ऋषिकेश में होती है बोटिंग वगैरह, तो यहाँ पे आओगे तो हम भी गए, तो मैंने खुद ये चीज़ महसूस किया कि जब हम राफ्ट से या नाव से जमीन पर उतरते हैं तो तब क्या होता है, हम क्या करते हैं, नाव को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और तब जाकर हम आगे बढ़ पाते हैं, यानी हम नदी के किनारे उतर पाते हैं। तो यानी कि हम नाव को धक्का मारते हैं, उसके फलस्वरूप हम पे एक प्रतिक्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप हम क्या कर पाते हैं, नदी के किनारे जो है वो उतर पाते हैं, ठीक है। तो हमारी हमारी जो क्रिया है उसी के विपरीत वहां पे प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, विराम और गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, औसत चाल, त्वरण, एक समान गति के लिए गैलीलियो समीकरण, ठीक है। तो इसमें जो कुछ टॉपिक हैं वो एक दूसरी इससे पहले वाली वीडियो में थे, लेकिन बीच में वीडियो डिलीट हो गया, तो इस वजह से मेरे को ये जो सेकंड लॉ है यहाँ से दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। विराम और गति, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष या तो विराम की अवस्था में होती है या गति की अवस्था में होती है, यानी कि किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष उसको मापा जाता है। दूसरा डिस्टेंस, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में या दूरियों के बीच में जो लंबाई होती है, टोटल लंबाई, वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। विस्थापन, किन्हीं भी दो दूरियों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वेग, है ना, एक्सेलरेशन, तो मैंने बोला था कि जो चाल, सॉरी, ठीक है। तो चाल का हम क्या लेते हैं फॉर्मूला, दूरी बटे समय, यानी कि जो दूरी है वो समय के साथ किस प्रकार से चेंज होती है, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चाल या स्पीड को निकालते हैं। इसी प्रकार वेग क्या होता है, एक समान गति जो है उसके लिए जो समान समय में दूरी के अकॉर्डिंग समय में परिवर्तन। इसी प्रकार औसत चाल, एवरेज चाल, यानी अगर एक जो कोई भी वस्तु है वो अगर पहले v1 चाल से चलती है और दूसरी यात्रा में वो v2 चाल से चलती है, तो उनकी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला होगा क्या, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। इसी प्रकार जो त्वरण है वो होता है a, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वेलोसिटी या वेग के परिवर्तन की दर, यानी वेग अपॉन समय, ठीक है। इसी प्रकार एक समान गति के लिए गैलीलियो जो है उसने 3 समीकरण दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, v प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी
एंड v स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर। ओके, ये है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह। उसके बाद है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बताया था आपको कि जब हम कोई वस्तु किसी एंगल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या करता है, एक निश्चित एंगल पर एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद उसी तरीके से नीचे की तरफ लौटता है, और उसके लिए जितने टाइम तक वो हवा में रहता है उसे उसका उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन के 3 नियम मैंने बताए इंपॉर्टेंट। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है भाई, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जड़त्व का नियम, यानी कि कोई भी वस्तु अपनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। जो दूसरा लॉ है वो है अबाउट फोर्स, कि कितना फोर्स लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। और जो थर्ड लॉ है वो है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना, तो ये मोशन चैप्टर खत्म हो गया। मोशन या गति के अंतर्गत ये चैप्टर है। ओके, थैंक यू क्लास।